वेलकम बैक व्यूअर्स। इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत संविधान का निर्माण बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। तो बने रहिए हमारे साथ इस पूरे वीडियो में। वीडियो को स्किप ना करिए। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। संविधान सभा की मांग। संविधान सभा की मांग। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम 1934 में 1934 में एम.एन. रॉय ने रखा कि एक संविधान सभा का गठन होना चाहिए। ऐसा विचार वर्ष 1934 में एम.एन. रॉय ने रखा। रॉय भारत में वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे। उन्नीस सौ 35 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। के बाद 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। संविधान सभा का गठन होना चाहिए भारत का निर्माण संविधान बनाने के लिए। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी हुई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। वयस्क मताधिकार के अनुसार चुनी हुई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा कि जो हमारा स्वतंत्र भारत होगा उसके संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी हुई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप इंटरफेयर नहीं होगा। कोई भी बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। नेहरू की इस मांग को अंततः ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। जो भी मांग नेहरू ने की थी उसको ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। इसे सन 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। जो यह मांग की गई थी इसको अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। अगस्त प्रस्ताव का वीडियो चैनल पर पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। सन 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री, जो ब्रिटिश सरकार थी उसके कैबिनेट मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए। कौन? स्टैफोर्ड क्रिप्स। इस संविधान को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था। क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। जो क्रिप्स प्रस्ताव आया था इसको मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग की मांग थी कि भारत को दो स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए जिनकी अपनी अपनी संविधान सभाएं हों। ऐसी मुस्लिम लीग की मांग थी। अंततः भारत में एक कैबिनेट मिशन को भेजा गया। भारत में एक कैबिनेट मिशन को भेजा गया। इस मिशन ने दो संविधान सभाओं की मांग को ठुकरा दिया। जो कैबिनेट मिशन आया था इसने दो संविधान सभाओं की मांग को ठुकरा दिया, लेकिन उसने ऐसी संविधान सभा के निर्माण की योजना सामने रखी। इसने मुस्लिम लीग को काफी हद तक संतुष्ट कर दिया।
संविधान सभा का गठन। कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। योजना की विशेषताएं थी। पहली, संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 होनी थी। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की जानी थी। 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की जानी थी। ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई 296 सीटों में 292 सदस्यों का चयन 11 गवर्नरों के प्रांतों और 4 का चयन मुख्य आयुक्त के प्रांतों प्रत्येक में से एक से किया जाना था। दूसरा, हर प्रांत व देशी रियासतों अथवा छोटे राज्यों के मामले में राज्यों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थी। मोटे तौर पर कहा जाए तो प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की जानी थी। प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था कि जिस भी समुदाय की जितनी जनसंख्या है उसके अनुपात में किया जाना। ये 3 समुदाय थे, मुस्लिम, सिख व सामान्य, मुस्लिम और सिख को छोड़कर। चौथा, प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था और एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान किया जाना था। पांचवां, देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व का चयन रियासतों के प्रमुख द्वारा किया जाना था। अतः यह स्पष्ट था कि संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। इस संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और नामांकित निकाय थी। इसके अलावा सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा किया जाना था, जिनका चुनाव एक सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया था। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में हुआ। ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों हेतु इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 तथा छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। ब्रिटिश भारत को 296, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 और छोटे समूह को 15 सीटें मिली। हालांकि देशी रियासतों को आवंटित की गई 93 सीटें भर नहीं पाईं, क्योंकि उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय लिया। यद्यपि संविधान सभा का चुनाव भारत के वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ, तथापि इसमें प्रत्येक समुदाय, हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों को जगह मिली। सबका ध्यान रखा गया और सबको एक अनुपात में जगह दी गई। इसमें महिलाएं भी शामिल थीं। महात्मा गांधी के अपवाद को छोड़ दें तो सभा में उस समय भारत की सभी बड़ी हस्तियां शामिल थीं। संविधान सभा की कार्यप्रणाली। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। अब यहाँ से प्रश्न बनता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को।
मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया। इसलिए बैठक में केवल 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया। फ्रांस की तरह इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अब यहां से एक प्रश्न बनता है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? दैट इज सच्चिदानंद सिन्हा। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। अर्थात स्थायी कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। उसी प्रकार डॉक्टर H.C. मुखर्जी तथा बेटी कृष्णामाचारी सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। दूसरे शब्दों में संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे, डॉक्टर H.C. मुखर्जी तथा बेटी कृष्णामाचारी। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक थी। इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक थी। इसमें कहा गया, पहला, यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है तथा अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान के निर्माण की घोषणा करती है। यह संविधान सभा भारत को एक संप्रभु स्वतंत्र गणराज्य घोषित करती है तथा अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान के निर्माण की घोषणा करती है। दूसरा, ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र तथा भारत के बाहर के इस प्रकार के सभी क्षेत्र तथा वे अन्य क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहेंगे भारतीय संघ का हिस्सा होंगे, ऐसा कहा गया। तीसरा, उक्त वर्णित सभी क्षेत्रों तथा उनकी सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा तथा इसके लिए उपरांत के नियमों के अनुसार यदि वे चाहेंगे तो उनकी अवशिष्ट शक्तियां उनमें निहित रहेंगी तथा प्रशासन के संचालन के लिए भी वे सभी शक्तियां केवल उनको छोड़कर जो संघ में निहित होंगी इन राज्यों को प्राप्त होंगी। चौथा, संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियां एवं प्राधिकार इसके अभिन्न अंग तथा सरकार के अंग सभी का स्रोत भारत की जनता होगी। पांचवा, भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, अवसर की समता, विधि के समक्ष समता, विचार एवं अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता तथा लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। कि लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, अवसर की समता, विधि के समक्ष समता, विचार एवं अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाएगी। अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों तथा जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। जो भी अल्पसंख्यक है, पिछड़े वर्ग हैं, जनजातीय क्षेत्रों के लोग हैं, उनको पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा तथा इसके भू क्षेत्र, समुद्र एवं वायु क्षेत्र को सभ्य देश के न्याय एवं विधि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जाएगी और इस प्राचीन भूमि को विश्व में उसका अधिकार एवं उचित स्थान दिलाया जाएगा। विश्व शांति एवं मानव कल्याण को बढ़ावा देने के निमित्त उसके योगदान को सुनिश्चित किया जाएगा।
इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1946 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। यह जो प्रस्ताव था, इसको 22 जनवरी 1946 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। इसने संविधान के स्वरूप को काफी हद तक प्रभावित किया। ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था, इसने संविधान के स्वरूप को काफी हद तक प्रभावित किया। इसके परिवर्तित रूप से भारत की प्रस्तावना बनी। तो यहां से एक प्रश्न बन सकता है कि संविधान की प्रस्तावना किसका परिवर्तित रूप है? करेक्ट ऑप्शन इज उद्देश्य प्रस्ताव। स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन। संविधान सभा से खुद को अलग रखने वाली संविधान सभा को खुद से अलग रखने वाली संविधान सभा खुद को संविधान सभा से खुद को अलग रखने वाली देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व धीरे धीरे में शामिल होने लगे। कि जो खुद अलग थे, किससे? संविधान सभा से, धीरे धीरे इसमें शामिल होने लगे। 28 अप्रैल 1947 को 6 राज्यों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य बन चुके थे, जो पहले अलग थे। 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे के लिए पेश की गई माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने के बाद अन्य देशी रियासतों के ज्यादातर प्रतिनिधियों ने सभा में अपनी सीटें ग्रहण कर लीं। भारतीय हिस्से की मुस्लिम लीग के सदस्य भी सभा में शामिल हो गए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने सभा की स्थिति में निम्न 3 परिवर्तन किए। पहला, सभा को पूरी तरह संप्रभु निकाय बनाया गया, अर्थात इस पर किसी बाहरी शक्ति का कोई प्रभाव नहीं होगा, अर्थात यह स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करेगी। जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी, इस अधिनियम ने सभा को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त करने अथवा बदलने का अधिकार दे दिया। कि जो भी ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में कानून बनाए गए थे, उनको समाप्त करने का और बदलने का अधिकार दे दिया। दूसरा, संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सभा को 2 अलग अलग काम सौंपे गए। एक था स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना, दूसरा था देश के लिए आम कानून लागू करना। इन दोनों कार्यों को अलग अलग दिन करना था। इस प्रकार संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी। जो संविधान सभा थी, उसको बाद में संसद के रूप में अपना लिया गया। जब भी सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते, और जब बैठक बतौर विधायिका होती तो इसकी अध्यक्षता जीबी मावलंकर करते थे। बहुत अच्छा प्रश्न है कि जब इसकी बैठक संविधान सभा के रूप में होती थी तो अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। जब बतौर विधायिका होती थी तो इसकी अध्यक्षता जीबी मावलंकर करते थे। संविधान सभा 26 नवंबर 1949 तक इन दोनों रूपों में कार्य करती रही। 26 नवंबर 1949 तक। इस समय तक संविधान निर्माण का कार्य पूरा हो चुका था। तीसरा, मुस्लिम लीग के सदस्य पाकिस्तान में शामिल हो चुके क्षेत्रों से संबंध भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए। इसकी वजह से 1946 में माउंटबेटन योजना के तहत तय की गई सदस्यों की
कुल संख्या 389 सीटों की बजाय 299 तक आ गिरी। भारतीय प्रांतों औपचारिक रूप से ब्रिटिश प्रांत की संख्या 296 से 229 और देसी रियासतों की संख्या 93 से 70 कर दी गई। अन्य कार्य। संविधान के निर्माण और आम कानूनों को लागू करने के अलावा संविधान सभा के निम्न कार्य भी किए। संविधान सभा ने निम्न कार्य भी किए। इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया। इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत को अपनाया। तो यह सारे कार्य संविधान सभा के द्वारा किए गए थे। इसने 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना। 2 साल 11 माह और 18 दिनों में संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया और इसके प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार हुआ। संविधान के निर्माण पर कुल 64 लाख रुपए का खर्च आया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को। इसके बाद सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया कि जब तक चुनी हुई सरकार नहीं आ जाती तब तक उसने अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया। बड़ी समितियां। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल, प्रारूप समिति डॉक्टर BR अम्बेडकर, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति, परामर्शदाता समिति सरदार पटेल। इस समिति के अंतर्गत निम्नलिखित 5 उप समितियां थीं। मौलिक अधिकार उप समिति JB कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी, उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उप समिति गोपीनाथ बरदोई, छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों असम में सिंचित क्षेत्रों के अलावा के लिए उप समिति AB ठक्कर, उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजातीय क्षेत्र उप समिति। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राज्यों के लिए समिति, राज्यों से समझौता करने वाली जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। छोटी समितियां वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रत्यायक क्रेडेंशियल समिति अल्लादी स्वामी अय्यर, सदन समिति B पट्टाभी सीतारमैया, कार्य संचालन समिति डॉक्टर KM मुंशी, राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति GB मावलंकर, सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति S वरदाचारी जो कि सभा के सदस्य नहीं थे, मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति B पट्टाभी सीतारमैया। संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों संबंधी समिति नलिनी रंजन सरकार जो कि संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। भाषाई प्रांत आयोग SK डार
जो कि सभा के सदस्य नहीं थे। प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रेस दीर्घा समिति उषा नाथ सेन, नागरिकता पर तदर्थ समिति एस वरदाचारी। प्रारूप समिति बहुत हुई महत्वपूर्ण समिति। संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी प्रारूप समिति। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। यह वह समिति थी जिसे नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसमें 7 सदस्य थे, जिनके नाम निम्न प्रकार हैं। डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर, जो कि इस समिति के अध्यक्ष थे। एन. गोपालस्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन. माधवराव, इन्होंने बी.एल. मित्र की जगह ली, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था। 7वें हैं टी.टी. कृष्णामाचारी, इन्होंने 1948 में डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह ली थी। विभिन्न समितियों के प्रस्तावों पर विचार करने के बाद प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया। इसे फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया। भारत के लोगों को इस प्रारूप पर चर्चा करने और संशोधनों का प्रस्ताव देने के लिए 8 माह का समय दिया गया। कि जो प्रारूप प्रकाशित किया गया उसके लिए संशोधन और प्रस्ताव देने के लिए 8 माह का समय दे दिया गया। लोगों की शिकायतों, आलोचनाओं और सुझावों के परिप्रेक्ष्य में प्रारूप समिति ने दूसरा प्रारूप तैयार किया, जिसे अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया गया। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयारी करने में 6 माह से भी कम समय लिया। इस दौरान उसकी कुल 141 बैठकें हुई। संविधान का प्रस्ताव में आना। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। इस बार संविधान पहली बार पढ़ा गया। सभा में इस पर 5 दिन 9 नवंबर 1949 तक आम चर्चा हुई। संविधान पर दूसरी बार 15 नवंबर 1948 से विचार होना शुरू हुआ। इसमें संविधान पर खंडवार विचार किया गया। यह कार्य 17 अक्टूबर 1949 तक चला। इस अवधि में कम से कम 7,653 संशोधन प्रस्ताव आए, जिनमें से वास्तव में 2,473 पर ही सभा में चर्चा हुई। संविधान पर तीसरी बार 14 नवंबर 1949 से विचार होना शुरू हुआ। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव पेश किया। संविधान के प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित कर दिया और इस पर अध्यक्ष और सदस्यों के हस्ताक्षर दिए गए। सभा में कुल 299 सदस्यों में से उस दिन केवल 284 सदस्य उपस्थित थे, जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए। संविधान की प्रस्तावना 26 नवंबर 1949 का उल्लेख उस दिन के रूप में किया गया जिस दिन भारत के लोगों ने सभा में
संविधान को अपनाया, लागू किया व स्वयं को संविधान सौंपा। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। जो संविधान 1949 को अपनाया गया था उसमें एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू करने के बाद लागू किया गया। नए विधि मंत्री डॉक्टर BR अम्बेडकर ने सभा में संविधान के प्रारूप को रखा। उन्होंने सभा के कार्यकलापों में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। उन्हें अपनी तर्कसंगत व प्रभावशाली दलीलों के लिए जाना जाता है। उन्हें भारत के संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है। संविधान का प्रवर्तन अर्थात लागू होना। 26 नवंबर 1949 को नागरिकता, चुनाव, तदर्थ संसद, अस्थायी परिवर्तनशील नियम तथा छोटे शीर्षकों से जुड़े कुछ प्रावधान अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 और 394 स्वतः ही लागू हो गए। संविधान के शेष प्रावधान 26 नवंबर 1950 को लागू हुए। इस दिन को संविधान की शुरुआत के रूप में देखा जाता है और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान कब लागू हुआ? 26 नवंबर 1950 को, और इसी दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन को संविधान की शुरुआत के रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि इसका एक ऐतिहासिक महत्व है। इसी दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पारित हुए संकल्प के आधार पर पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। संविधान की शुरुआत के साथ ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया गया। हालांकि एबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल ज्यूरिसडिक्शन एक्ट 1949 लागू रहा। आवश्यक तथ्य और जान लेते हैं। पहला है, संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक मुहर के रूप में अपनाया गया था, हाथी को। दूसरा, सर BR राव को संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार, कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। तीसरा, HBR अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। LN मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार, चीफ ड्राफ्टमैन नियुक्त किया गया था। पांचवा, प्रेम बिहारी रायजादा भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक थे। मूल संविधान एक प्रवाहमय इटैलिक शैली में उनके द्वारा हस्तलिखित किया गया था। मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट शांति निकेतन के कलाकारों ने किया, जिसमें मंदलाल बोस और व्यूहर राम मनोहर सिन्हा शामिल थे। सातवां, मूल प्रस्तावना को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित और व्यूहर राम मनोहर सिन्हा द्वारा द्योतिमय, सौंदर्यकृत एवं अलंकृत किया गया था। आठवां, मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन बसंत ग्रहण वैद द्वारा किया गया, से नंदलाल बोस ने सुंदर ढंग से अलंकृत एवं ज्योतिमय किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।